हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज़ वेस्ट मैनेजमेंट जो चैलेंज है उससे रिलेटेड। तो इससे क्या क्या संबंधित प्रावधान है, कौन से एक्ट हैं, क्या प्रोसेस है, तो इसको मुख्य रूप से आप मेंस में सबसे ज़्यादा जो है लिख सकते हैं। इवन जो जीएस पेपर 3 है उसमें, ठीक है, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। आपका यहाँ से डेटा एक आध जो है वो आ सकता है। बैटरी जो अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट जो है उसको रिसाइकिल करने से रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया है उससे रिलेटेड, यानी पॉल्यूटर पे न, जो सिस्टम है, यानी जो पॉल्यूटेंट फैला रहा है, जो प्रदूषण फैला रहा है, उसी को जिम्मेदारी है, उसी के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको उसका निपटान कैसे करे या उसको किस तरह से मैनेजमेंट करे। अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने जो मुख्य चैलेंजिंग जो है यूपीएससी जो यह टॉपिक है इसको ज़्यादा पूछता है। मुख्य रूप से पूछता किस में है, प्रीलिम्स में ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है आईएफएस से रिलेटेड भी ज़्यादा जो है आईएफएस से रिलेटेड भी एग्जाम एक ही साथ होते हैं। दूसरा, जीएस पेपर 3 में ज़्यादा पूछने के चांसेस यहाँ से बनते हैं मेंस में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो पॉल्यूशन है, जलवायु परिवर्तन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सबसे बड़ा एक तरह से कंसर्न है, चुनौतियां हैं। तो इसलिए यह टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इवन उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक जो है अपशिष्ट वाला, क्योंकि प्लास्टिक को आप लोग जानते होंगे, प्लास्टिक जल्दी से जो है अपशिष्ट रूप में वह मतलब अपशिष्ट नहीं हो पाता है। मतलब एक कहा जाए जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपशिष्ट रूप से उसका फिर से मिल जाता है वो, लेकिन ये नहीं मिल पाता है। उसका कारण जो है इसका बनाया हुआ प्रकृति है उस तरह का है। तो जैसे आपको पता होगा सस्टेनेबल, मुख्य रूप से हम लोग पहले पढ़े थे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाई थी 3R की। 3R से रिलेटेड कंसेप्ट लेके आई थी गवर्नमेंट। अब 3R में जो है कंसेप्ट क्या था, तो कंसेप्ट था पहला रीयूज या रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब अपशिष्ट का निपटान करना है, कम से कम, ठीक है, उपयोग करना है। दूसरा जो था वो था रीयूज। रीयूज का मतलब उसको दोबारा यूज करना, कैसे बनाना है। और तीसरा था रिसाइकल। तो रिड्यूस था, रियूज था और रिसाइकल था। ये तीन प्रोसेस जो थे ये थे इसमें समाहित है, ठीक है। तो आइए भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती क्या है हम लोग देखते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। कारण भी क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, यूजेज ज़्यादा है तो होगा ही। अब सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके जगह पर क्या लाया जा सकता है उसको भी अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी नागालैंड में एक ऐसा एग्जाम्पल जो है निकल के आया है जहाँ से प्रति वर्ष देखा जाए कि 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट जो है, लगभग प्लास्टिक उत्सर्जन का 20% जो है उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है, वो भारत से होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक कौन है, भारत है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसमें जो समुद्री जीव है, एक्वेटिक जो सिस्टम है वो समाप्त हो जाता है, वहाँ पे उसको प्रभाव करता है। फिर प्रभाव किस पे डालता है, आप देख सकते हैं कि वहाँ से एक्वेटिक सिस्टम के साथ साथ ही जो भौम जल होता है, जो भूमिगत जल होता है, उसको भी प्रभावित करता है। और उसको अगर कोई व्यक्ति पीता है या वहाँ की जनसंख्या जब उसको टेक करती है तो उससे रिलेटेड जो है बीमारियाँ जो है बढ़ती जाती है, डायरिया वगैरह, आर्सेनिक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा आके हेल्थ से लेके सारी चीज़ों पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। और साथ साथ जो जलीय सिस्टम होता है, जलीय निकाय है, उसको भी क्या कर लेता है, साथ साथ प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो 3R आप याद रखेंगे। तो अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के क्रम में अपशिष्टों का कैसे संग्रह किया जाए, उपचार और सुरक्षित निपटान किया जाए, इससे रिलेटेड है। या उन्हें पुनर्चक्रण, रिसाइकिल कर लिया जाए, या खाद बनाना या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में शामिल जो है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण करने के साथ साथ स्थिरता को भी क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। अब भारत में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति क्या है, तो आप देख सकते हैं 1,59,000 टन से भी अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है प्रतिदिन। यानी एक दिन का डेटा है, 1,59,000 टन से ज्यादा जो है अपशिष्ट उत्पन्न होता है भारत में। अब ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में प्रतिदिन 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर तरल अपशिष्ट जो है, 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र में। अब वही आप देखेंगे टेरी का रिपोर्ट है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट
की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत के औसतन सालाना 62 मिलियन टन अपशिष्ट जो है उत्पन्न होता है, जिसमें से मात्र 7.9 मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट होता है और 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मीट्रिक टन जो है ई अपशिष्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आप देख सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें जब खराब, या बैटरी हो गया, तो खराब हो गई और ख़राब होने के बाद पूर्ण रूप से रिसाइकिल इसका अगर नहीं किया गया तो वह पड़े पड़े क्या हो जाता है, अपशिष्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको उसके लिए भी गवर्नमेंट बनाई है ये जो ये आप देख सकते हैं, ये अपशिष्ट इसके लिए भी प्रबंधन के लिए बनाई हुई है। आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से देखेंगे तो कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मीट्रिक टन एकत्रित किया जाता है, जिसमें से 12 मीट्रिक टन निपटान से पहले उपचार किया जाता है और 31 मीट्रिक टन जो है अपशिष्ट गृहों में ही फेंक दिया जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1971 के एक्ट से हुई थी, और इसमें जो है आप देख सकते हैं वायु जो प्रदूषण वाला वो भी इसमें जोड़ा गया बाद में, तो अब तो दोनों काम करता है। इसका अनुमान है, और तो सॉरी यहाँ पे 1971 नहीं लिखिएगा, 1974 लिख लीजिएगा। तो इसी के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है, तो भारत में अपशिष्ट उत्पादन वर्ष 2030 तक बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा, यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अनुमान है। ठीक है, अब देखिए जब इतना बढ़ेगा तो कितना ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं होने वाली है। तो स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए क्या क्या जो है पहल गवर्नमेंट की है अपशिष्ट को निपटाने के लिए, तो एक तो स्वच्छ भारत मिशन है 2014 में जो शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद से 2024 में आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भी शुरू किया गया है, जिसमें अपशिष्ट लक्ष्य रखा गया है कि अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति सुविधाएं या अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र या पुनर्चक्रण कैसे किया जा सके। ठीक है, अपशिष्टों से इवन किस तरह से उसका रीयूज किया जा सके। ठीक है, यह जैसे विद्युत के उत्पादन से लेके ये सारी चीज़ों में। ठीक है, फिर संसाधन, अपशिष्ट संसाधन, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद ने यानी पीएम स्टेयाक के तहत देखा गया कि ये पहल शुरू किया गया अपशिष्ट संसाधन, जो बेकार पड़ी जो सामग्रियां होती हैं जैसे कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए केंद्रित की जाती हैं। वर्ष 2024 में तक आप देखेंगे तो 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूक भी करना जरूरी है, शिक्षित भी करना जरूरी है, जिससे नागरिक जो है शिक्षित और जागरूक होंगे तो उस तरह से काम करेंगे तो पॉल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन जब तक नागरिकों का नहीं होगा तब तक। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तो गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन पूर्ण रूप से जब तक नागरिक उससे जागरूक नहीं होंगे, उसके विकल्प के रूप में कोई अनदर जो है विकल्प नहीं होगा उसका, तब तक क्या उसका प्रबंधन करना या उसको रोक पाना पूर्णतः जो है वह संभव नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से नियम है, तो एक देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016 का, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016 का, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016 का, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का, हानिकारक अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पार आवागमन नियम 2016 का है, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का है, और ये जो है पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो पीपीपी पॉल्यूटर जो है के द्वारा, यानी जो प्रदूषण फैला रहा है उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, उसी के द्वारा निपटान किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। अब विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व क्या है, ईपीआर क्या है, यहीं से पूछा गया था। ठीक है, तो एक्सप्लोडेड जो है प्रोडक्शन या मतलब उत्तरदायित्व अगर देखा जाए तो इसमें एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादकों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी बनाती है। इसमें संग्रहण करना, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है। तो ईपीआर तंत्र याद रखेंगे। 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग हो गया, ई अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल के लिए ईपीआर की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा ईपीआर की शुरुआत जो प्रयुक्त तेल है, बैटरी अपशिष्ट है, ई अपशिष्ट है, प्लास्टिक पैकेजिंग है, इन सारी चीज़ों के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। तो अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र इसमें बढ़ेगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव जो शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है उसके तहत भी किया गया है शुरू धीरे धीरे, और नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी काम किया जा रहा है। अब रिपोर्टिंग भी इसमें की जाती है, साथ साथ इसका लेखा परीक्षण है, लेकिन लेखा परीक्षण में अभाव है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, जिसके कारण इसमें इस प्रबंधन में चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, यह अनुपालन के लिए कोई न्यायिक अधिदेश नहीं है इसके लिए। तो मैं अभी पीपीपी बता रहा था, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है वही उसके लिए जिम्मेदार है, वही उसको निपटान करेंगे। ठीक है, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में केवल एक नियामक दायित्व है बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता भी है, इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। तो पीपीपी याद रखेंगे आप लोग, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी पॉल्यूटर पेस जो है प्रिंसिपल। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एमआरएफ इसमें लगाया गया है। यह सभी सहयोग करते हैं मुख्य रूप से। तो ये मुख्य टॉपिक अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड था, जो आप मेंस में बिल्कुल यहाँ से कोट कर सकते हैं। यहाँ से मेंस में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, और खासकर इस टाइम तो ज़्यादा ही संभावना है। और दूसरी चीज़, प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं ईपीआर से रिलेटेड, ठीक, ई अपशिष्ट बैटरी वाला, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।